Hello guys, I welcome you all to a very new station of Technoman's 24/7, and this is another video of rural development where we are going to learn about agriculture marketing. In our previous video, we have learned that what is rural development and what is agricultural credit. So in this video, we are going to start with agricultural marketing. So let's get started. So first of all, what is agricultural marketing? Agricultural marketing is the process of classification, standardization, grading, packing, storage of agricultural goods. यानी कि हमारा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है क्या? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है ताकि हम जो हमारे एग्रीकल्चरल गुड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन कर सके, उनकी स्टैंडर्डाइजेशन कर सके, उनकी ग्रेडिंग कर सके, पैकिंग कर सके, प्लस स्टोरेज कर सके। यानी कि हमारी एग्रीकल्चरल गुड्स की क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग प्लस आपका उसका स्टोरेज प्रोसेस जो है वो सब किस में आता है? हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आता है। ठीक है, यानी कि किसी भी गुड्स को जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, जैसे कि सपोज अगर कोई भी फार्मर अगर वीट ग्रो कर रहा है तो उस वीट का स्टैंडर्डाइजेशन, क्लासिफिकेशन प्लस पैकिंग, ग्रेडिंग और स्टोरेज ये सब हमारा किस में आएगा? एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आएगा। ठीक है, अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग के प्रॉब्लम्स क्या क्या है, यानी कि ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को फेस करनी पड़ती है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इम्प्रॉपर क्रेडिट। इसको हमने भी पढ़ा था। इम्प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज यानी कि हो गया आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटी। जब जो हमारे फार्मर्स हैं उनको इंस्टीट्यूशनल फॉर्म से अच्छे से क्रेडिट नहीं मिलता, ज़्यादा उन्हें वर्क करना पड़ता है, पेपर वर्क और प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, तो वो कहाँ चले जाते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल, जिसका उन्हें एक बहुत ही बड़ा खामियाजा देना पड़ता है या बहुत ही बड़ा उनको लॉस होता है, क्योंकि जो उसके इंटरेस्ट रेट होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस के वो बहुत ही हाई होते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा आता है पुअर स्टोरेज, यानी कि प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज का ना होना। अब सपोज अगर हम 20 to 30 kg ऑफ वीट ग्रो कर रहे हैं और ढेर सारा मुझे उसको रखने के लिए एक स्टोरेज प्लेस चाहिए। अब अगर मेरे पास स्टोरेज नहीं है, मैंने उसे ऐसे खुले में छोड़ दिया, तो क्या होगा कि बारिश आएगी, वो भीग जाएगा, खराब हो जाएगा और उसका वो जो प्रॉपर रेट है वो भी नहीं मिलेगा। सपोज अगर 10 कुंटल में से अगर 1 कुंटल भी वीट खराब हो गया तो क्या होगा कि वो जो उसकी रेट मिलनी थी वो नहीं मिलेगी, उसकी जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसको भी उसी पे कंसिडर कर लिया जाएगा कि ये भी तो लगभग खराब ही होगा जब उतना खराब हो गया। ठीक है, तो पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज होना भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। फिर हमारा आता है इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जैसे वेयर हाउसिंग हो गए, हमारे स्टोरेज के लिए वेयर हाउसिंग चाहिए, ठीक, तो वो सारी फैसिलिटीज का ना होना, क्योंकि उसमें जब हम शेड में अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स को रख देंगे तो क्या होगा, हम लास्ट टाइम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो क्या है कि इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत ही बड़ा निगेटिव पॉइंट है हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। फिर आता है इनइफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इनइफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से क्या मतलब है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जैसे वो रूरल एरिया में उसको ग्रो कर रहे हैं, तो वहां से वो उसको ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक लेके आए, ये उनके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है और प्लस जो है वो बहुत कॉस्टली है, उसको वो फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो क्या होता है कि जो कोई भी उसके पास आके लेता है और वो किसी भी रेट पे, किसी भी सस्ते दाम पे वो उसे सेल कर देता है, क्योंकि उसके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि वो ले जाके उसको मार्केट में सेल कर सके। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रॉब्लम्स जो कि हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग को फेस करने पड़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के
फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या फीचर हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग हमारे फार्मर्स को प्रोवाइड करती है या उनके बेनिफिशियरी के लिए है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट हम सब जानते हैं क्या होता है। रेगुलेटेड मार्केट में क्या है कि जो हमारी सपोज फार्मिंग या कह सकते हैं जो हम अपने क्रॉप को सेल करने जाते हैं उसके लिए एक मार्केट इस्टेब्लिश किया गया है जहाँ पे हमारी जो फार्मर्स हैं उन फार्मर्स की जो डिमांड ऑफ वैल्यू होती है यानी कि उनकी बार्गेनिंग पावर जो होती है वो इंक्रीज होती है। अगर उन्होंने बोला कि हम तो 100 रुपीज पर केजी अगर देंगे तो वो सामने वाला जो है उसे मानना पड़ेगा, अदरवाइज वो बोल सकते कि भाई हमारे पास तो बहुत लोग हैं हम किसी को भी सेल कर देंगे तुम जाओ, ठीक है। यानी कि रेगुलेटेड मार्केट में क्या होता है कि हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो इंक्रीज होती है। सेकंड आता है एमएसपी। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने अपनी पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में भी पढ़ा था। ये क्या होता है, गवर्नमेंट के थ्रू इसे रखा गया है ताकि जो फार्मर्स हमारे सपोज सेल करते हैं अपने क्रॉप्स को और उनको उसके लिए परफेक्ट रेट नहीं मिलता तो गवर्नमेंट क्या है एक सपोर्ट प्राइस यानी कि एक रेट तय कर देती है कि इतना रेट आपको गवर्नमेंट से मिलेगा। अगर आपको इससे ज़्यादा कहीं मिलता है तो आप मार्केट में सेल कर सकते हो और अगर नहीं मिलता है तो आपको कम रेट में सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसे गवर्नमेंट को सेल कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज जैसे अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस लग दिया गया 50 रुपीज पर केजी, तो अगर जो हमारे फार्मर्स हैं उनको 50 रुपीज से अबव कोई भी मार्केट में देता है तो वो वहाँ पे सेल कर सकते हैं और अगर नहीं देता तो वो गवर्नमेंट को उस चीज को सेल कर सकते हैं। फिर हमारा आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या है, वेयर हाउसिंग अभी हमने देखा था कि वेयर हाउसिंग की बहुत प्रॉब्लम है। तो वेयर हाउसिंग फीचर क्या होता है कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, हमारे जो स्टोरेज प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करता है, हम अपने क्रॉप्स को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। फिर आता है कोऑपरेटिव मार्केट। कोऑपरेटिव मार्केटिंग भी हमने अपना पढ़ रखा है ड्यूरिंग 1950 टू 1990 वाले में कि क्या होता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग में कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग में सपोज 10 टू 20 फार्मर्स की एक कोऑपरेटिव टीम बनती है। जब वो अपना जो भी टोटल उन्होंने ग्रो किया है बीट्स या कह सकते हैं क्रॉप्स, जब उसे वो एक होल वे में सेल करने जाते हैं तो क्या होता है कि सपोज अगर एक फार्मर ने 10 केजी भी ग्रो किया है और 20 है तो वो कितना हो गया, जस्ट वो 200 केजी हो जाएगा। तो क्या होगा कि हमारा क्या होगा कि हमारे पास जब स्टॉक ज़्यादा है तो हमारी जो बोली हुई वैल्यू है उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा। यानी कि हमने बोल दिया कि भैया हम इतने में सेल करेंगे तो इतने में ही सेल करेंगे, लेना है तो लो है ना जा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, और प्लस कोऑपरेटिव मार्केटिंग के और भी है फायदे जो हमने पढ़े थे उस टाइम पे कि जैसे सपोज अगर हम सीड लेने जाते हैं या फर्टिलाइजर्स लेने जाते हैं, अगर कोई एक पर्सन लेने जाएगा तो वो कॉस्टली पड़ेगा, अगर लेकिन 20 पर्सन जाते हैं वो एक बल्क में खरीदते हैं तो क्या होगा, कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फिर आता है स्टैंडर्डाइज्ड ट्रांसपोर्ट। स्टैंडर्डाइज्ड ट्रांसपोर्ट क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड ट्रांसपोर्ट का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इनफेक्टिव थी उनको इफेक्टिव करना, एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना टू द फार्मर ताकि वो अपने क्रॉप्स को मार्केट में लाके सेल कर सके, उसको कम रेट पे लो रेट पे ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं वो बहुत ही इजीली अपने क्रॉप्स को लाके मार्केट में सेल कर सके। फिर आता है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा जो है इसमें हमने ये देखा है कि हमारा सपोज जैसे कि बफर स्टॉक हो, क्योंकि जब कोऑपरेटिव फार्मिंग होगी इतने सारे जब हमारे पास स्टॉक हो जाएगा तो उस स्टॉक को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपने जैसे वो राशन की शॉप्स सुनी होगी जिसका बीपीएल कार्ड वगैरह होता है, उसको जो राशन मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, ये
ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, यानी कि मतलब सपोज जैसे कि एक कार्ड बनाया जाता है, उस कार्ड के अकॉर्डिंग ये तय किया जाता है कि इस पर्सन को इतना केजी ऑफ वीट, इतना केजी ऑफ राइस, यानी कह सकते हैं एक तरह से जो राशन होता है, घर का राशन, वो इतना मिलेगा, इस रेट पे मिलेगा, या फिर जो बहुत ही पुअर है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये हमारा होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, जो राशनिंग शॉप्स खोली जाती हैं वो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आती है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जिसमें हमने क्या देखा, अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। हमारा एक और पॉइंट है जो कि है डाइवर्जन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो डाइवर्जन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता क्या है, यानी कि सिर्फ एक कन्वेंशनल क्रॉप को ना ग्रो करके कई टाइप्स के अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करने, अलग अलग टाइप की एग्रीकल्चर मार्केटिंग या एग्रीकल्चर फार्मिंग करना, जैसे कि फिशिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सब भी हमारा किस में आता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आता है। क्योंकि जो हमारे सपोज कह सकते हैं कि एनिमल्स वगैरह, जैसे अगर किसी ने काऊ, गोट ये सब रखा है, बफेलो रखा है, तो उसके मिल्क से वो अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस दूध, दही, घी, मक्खन, बहुत कुछ अर्निंग उससे वो कर सकते हैं। फिशिकल्चर है तो फिश को सेल कर सकते हैं, और भी सारी। ठीक है, तो ये सब भी एक फॉर्म है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। ठीक, तो हमारी ये वीडियो जो है हमारे इस डिस्क्रिप्शन के साथ यही एंड होती है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।